नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का मैं आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का नाम है पत्नी से पति। कहानी प्रसिद्ध रचनाकार, साहित्यकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो आइए सुनते हैं कहानी पत्नी से पति। मिस्टर सेठ को सभी हिंदुस्तानी चीजों से नफरत थी और उनकी पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीजों से चिढ़ थी। मगर धैर्य और विनय भारत की देवियों का आभूषण है। गोदावरी दिल में हजार जब्र करके पति की लाई हुई विदेशी चीजों को उपयोग में लाती थी। हालांकि भीतर ही भीतर उनका हृदय अपनी इस व्यवस्था पर रोता था। पर जिस वक्त वह अपने छज्जे पर खड़ी होकर सड़क पर निगाह दौड़ाती, कितनी ही महिलाओं को खद्दर की साड़ियां पहने हुए उन्हें गर्व से सिर उठाए हुए चलते देखती, तो उनके भीतर की वेदना एक ठंडी आह बनकर निकल जाती। उन्हें ऐसा मालूम होता जैसे मुझसे ज्यादा बदनसीब औरत संसार में नहीं है। मैं अपने स्वदेशवासियों को इतनी भी सेवा नहीं कर सकती। शाम को मिस्टर सेठ के आग्रह करने पर वह कहीं मनोरंजन या सैर करने के लिए जाती, तो विदेशी कपड़े पहने हुए निकलते शर्म से उनके गर्दन झुक जाती थी। वह पत्रों में महिलाओं के जोश भरे व्याख्यान को पढ़ती, तो उनकी आंखें जगमगा उठती। थोड़ी देर के लिए वह यह भूल जाती कि मैं यहाँ बंधनों में जकड़ी हुई हूँ। होली का दिन था। 8 बजे रात का समय था। स्वदेश के नाम पर बिके हुए अनुरागियों का जुलूस आकर मिस्टर सेठ के मकान के सामने रुका और उसी चौड़े मैदान में विलायती कपड़ों की होलियां लगाने की तैयारी होने लगी। गोदावरी अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी यह समारोह देखती थी और दिल महसूस कर रह जाती थी। एक वह है जो यूं खुशी खुशी आजादी के नशे से मतवाले हैं, गर्व से सिर उठाए होली लगा रहे हैं, और एक मैं हूं कि पिंजड़े में बंद पंछी की तरह फड़फड़ा रही हूं। इन तीलियों को कैसे तोड़ दूं? उसने कमरे में निगाह दौड़ाई तो सभी चीजें विदेशी थी। स्वदेश का एक सूत भी ना था उसके कमरे में। यही चीजें वहां जलाई जा रही थी और वही चीजें यहाँ उसके हृदय में संचित ग्लानि की भांति संदूकों में रखी हुई थी। उसके जी में एक लहर उठी थी कि इन चीजों को उठाकर उसी होली में डाल दे। उसकी सारी ग्लानि और दुर्बलता जलकर भस्म हो जाए। मगर पति की अप्रसन्नता के भय ने उसका हाथ पकड़ लिया। सहसा मिस्टर सेठ ने कमरे में अंदर प्रवेश किया और कहा, जरा इन सिरफिरों को देखो, कपड़े जला रहे हैं। यह पागलपन, उन्माद और विद्रोह नहीं तो और क्या है? किसी ने सच ही कहा है, हिंदुस्तानियों को अकल न आई है और न आएगी। गोदावरी ने कहा, तुम भी तो हिंदुस्तानी हो। सेठ ने गर्म होकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे इसका हमेशा खेद रहता है कि ऐसे अभागे देश में मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई हिंदुस्तानी कहे या समझे। कम से कम अपने आचार व्यवहार, वेशभूषा, रीति नीति, कर्म वचन में कोई ऐसी बात नहीं रखी है जिससे हमें कोई हिंदुस्तानी होने का कलंक लगाए। पूछिए, जब हमें 8 आने गज में बढ़िया कपड़ा मिलता है तो हम क्यों मोटा टाट खरीदें। इस विषय में हर एक को पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए। ना जाने क्यों गवर्नमेंट ने इन दुष्टों को यहाँ जमा होने दिया है। अगर मेरे हाथ में अधिकार होता तो शबों को जहन्नुम रशीद कर देता। तब दाल आटे का भाव मालूम होता। गोदावरी ने अपने तीक्ष्ण शब्दों से तिरस्कार भरे नेत्रों से कहा, तुम्हें अपने भाइयों का जरा भी ख्याल नहीं आता? भारत के सिवा और भी कोई ऐसा देश है जिस पर किसी दूसरी जाति का शासन हो? छोटे छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरी जाति के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। क्या एक हिंदुस्तानी के लिए यह लज्जा की बात नहीं है कि वह अपने थोड़े से फायदे के लिए सरकार का साथ देकर अपने भाइयों के साथ अन्याय करे? सेठ ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैं इन्हें अपना भाई नहीं समझता। गोदावरी बोली, आखिर तुम्हें सरकार जो वेतन देती है वह भी तो इन्हीं की जेब से आता है। सेठ बोले, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मेरा वेतन किसकी जेब से आता है। मुझे जिसके हाथ से मिलता है वही मेरा स्वामी है। न जाने इन दुष्टों को क्या सनक सवार हुई। कहते हैं भारत आध्यात्मिक देश है। क्या अध्यात्म का यही आशय है कि परमात्मा के विधानों का विरोध किया जाए? जब यह मालूम है कि परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ती भी नहीं हिल सकती, तो कैसे मुमकिन है कि यह इतना बड़ा देश बिना परमात्मा की मर्जी के बगैर ही अंग्रेजों के अधीन हो? क्या इन दीवानों को इतनी भी अक्ल नहीं आती कि जब तक परमात्मा की इच्छा ना होगी कोई अंग्रेजों का बाल भी बांका ना कर सकेगा? गोदावरी तो फिर बोली, तो फिर क्यों नौकरी करते हो? परमात्मा की इच्छा होगी तो आप ही यहाँ भोजन मिल जाएगा। बीमार होते हो तो क्यों वैद्य के घर जाते हो? परमात्मा उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। शेठ बोला, बेशक करता है, लेकिन अपने घर में आग लगा देना
घर की चीजों को जला देना ऐसा काम है जिन्हें परमात्मा कभी पसंद नहीं कर सकता। गोदावरी बोली, तो यहाँ के लोगों को चुपचाप बैठे रहना चाहिए क्या? सेठ जी बोले, नहीं, रोना चाहिए, इस तरह रोना चाहिए जैसे बच्चे माता के दूध के लिए रोते हैं। सहसा होली जली, आग की शिखाएं आसमान से बातें करने लगी, मानो स्वाधीनता की देवी अग्निवस्त्र धारण किए हुए आकाश के देवताओं से गले मिलने जा रही हूँ। गोदावरी इस तरह खड़ी रही जैसे गाय कसाई के खूंटे पर खड़ी हो। उसी वक्त किसी के गाने की आवाज आई, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। गोदावरी के विषाद से भरे हुए हृदय में एक चोट लगी। उसने खिड़की खोल दी और नीचे की तरफ झांका। होली अब भी जल रही थी। एक अंधा लड़का अपनी खंजर बजाकर यह गाना गा रहा था, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। यह खिड़की के सामने पहुंचा तो गोदावरी ने पुकारा, ओ अंधे, खड़ा रहे। अंधा खड़ा हो गया। गोदावरी ने संदूक खोला, पर उसमें से उसे 1 पैसा मिला। नोट या रुपए थे, मगर अंधे फकीर को नोट या रुपए देने का तो सवाल ही न था। अगर 2-4 मिल जाते तो उस वक्त वह जरूर उन्हें दे देती, पर वहां 1 ही पैसा था, वह भी इतना घिसा हुआ कि कहार बाजार से लौटा लाया था, किसी दुकानदार ने ना लिया था। अंधे को वह पैसा देते हुए गोदावरी को शर्म आ रही थी, पर जरा देर तक पैसे को हाथ में लिए संशय से खड़ी रही, तब अंधे को बुलाया और पैसा दे दिया। अंधे ने कहा, माताजी, कुछ खाने को हो तो दे दीजिए, आज दिन भर कुछ नहीं खाया है। गोदावरी बोली, दिन भर मांगता है तब भी तुझे खाने को नहीं मिलता। अंधा बोला, क्या करूं माता, कोई खाने को नहीं देता। गोदावरी बोली, इस पैसे से चबेना लेकर खा ले। अंधा बोला, खा लूंगा माताजी, भगवान आपको खुश रखे, और यहीं सोता हूँ। दूसरे दिन प्रातःकाल कांग्रेस की तरफ से एक आम जलसा हुआ। मिस्टर सेठ ने विलायती टूथ पाउडर, विलायती ब्रश से दांतों में मला, विलायती साबुन से नहाया, विलायती चाय पी और प्यालियों में पी, विलायती बिस्कुट मक्खन के साथ खाया, विलायती दूध पिया, फिर विलायती सूट धारण करके विलायती सिंगार मुंह में दबाकर घर से निकले और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर फ्लावर शो देखने चले गए। गोदावरी को रात भर नींद न आई। ऐसा मालूम होता था कि उसके कंठ में कोई चीज अटक गई है। मिस्टर सेठ को अपने प्रभाव में लाने की उसने वहां सब योजनाएं की जो एक रमणी कर सकती है, पर उस भले आदमी पर उसके सारे हाव भाव, मृदु मुस्कान, वाणी विलासा का कोई असर न हुआ। खुद तो स्वदेशी वस्त्रों को व्यवहार में लाने पर क्या राजी होते, गोदावरी के लिए एक खद्दर की साड़ी लाने पर भी सहमत न हुए। यहाँ तक कि गोदावरी ने उनसे कभी कोई चीज न मंगाने की कसम भी खा ली। क्रोध और ग्लानि ने उसकी सद्भावना को इस तरह विकृत कर दिया जैसे कोई मैली वस्तु निर्मल जल को दूषित कर देती है। उसने सोचा, जब यह मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते, तब फिर मैं क्यों इनके इशारे पर चलूं, क्यों इनकी इच्छाओं की लौंडी बनूं। मैंने इनके हाथ कुछ अपनी आत्मा नहीं बेची है। अगर ये चोरी या गबन करें तो क्या मैं सजा पाऊंगी? उनकी सजा ये खुद झेलेंगे, इसका अपराध उनके ऊपर होगा। उन्हें अपने कर्म और वचन का अख्तियार है, मुझे अपने कर्म और वचन का अख्तियार है। यहाँ अपनी सरकार की गुलामी करें, अंग्रेजों की चौखट पर नाक रगड़ें, मुझे क्या हर्ज है कि मैं इसमें इनका सहयोग करूं। मिस्टर सेठ को झेपते हुए कहा, कल फ्लावर शो देखने चलेगी? गोदावरी ने विरक्त मन से कहा, नहीं। सेठ बोले, बहुत अच्छा तमाशा है। गोदावरी बोली, मैं कांग्रेस के जलसे में जा रही हूँ। मिस्टर सेठ के ऊपर यदि छत गिर पड़ी होती तो या उन्हें बिजली का तार हाथों में पकड़ लिया होता तो भी वह इतने बदभाव न होते। आंखें फाड़ कर बोले, तुम कांग्रेस के जलसे में जाओगे? हाँ, जाऊंगी, और जरूर। मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ। अगर तुम मेरी परवाह नहीं करते तो मैं तुम्हारे धर्म नहीं कि तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूं। मिस्टर सेठ ने आंखों में विष भरकर कहा, नतीजा बुरा होगा। गोदावरी मानो तलवार के सामने छाती खोलकर खड़ी हुई, इसकी चिंता नहीं है, तुम किसी के ईश्वर नहीं हो। मिस्टर सेठ खूब गर्म पड़े, धमकियां दी, आखिर मुंह फेर कर लेटे रहे। प्रातःकाल फ्लावर शो जाते समय भी उन्होंने गोदावरी से कुछ न कहा। गोदावरी जिस समय कांग्रेस के जलसे में पहुंची तो कई हजार मर्द और औरतों का जमावा था। मंत्री ने चंदे की अपील की थी और कुछ लोग चंदा दे रहे थे। गोदावरी उस जगह पर खड़ी हो गई जहां स्त्रियां जमा थी और देखने लगी कि लोग क्या क्या देते हैं। अधिकांश लोग 2-2, 4-4 आने ही दे रहे थे। वहां ऐसा धनवान था ही कौन? उसने अपनी जेब टटोली तो 1 रुपया निकला। उसने समझा यह काफी है। इसी इंतजार में थी कि झोली सामने आवे तो उसमें डाल दूं। सहसा वही अंधा लड़का जिसे कि उसने पैसे दिए थे न जाने किधर से आ गया और जो ही चंदे की झोली उसके सामने पहुंची उसने उसमें कुछ डाल दिया। उसकी सबकी आंखें उसकी तरफ उठ गई।
सबको कौतूहल हो रहा था कि आखिर अंधे ने क्या दिया। कहीं एक आधा पैसा मिल गया होगा। दिन भर गला फाड़ता है तब भी बेचारे को रोटी भी नहीं मिलती। अगर यही गाना बाजी और गाजी के साथ किसी महफिल में होता तो रुपए बरसते, लेकिन सड़क पर गाने वाले अंधे की कौन परवाह करता है। झोली में पैसा डालकर अंधा वहां से चला गया और कुछ दूर जाकर गाना गाने लगा। वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। सभापति ने कहा, मित्रों देखिए, यह वह पैसा है जो एक गरीब अंधा लड़का इस झोली में डाल गया है। मेरी आंखों में इस पैसे की कीमत किसी अमीर के 1,000 रुपए से कम नहीं है। शायद यही इस गरीब की सारी विशात होगी। जब ऐसे गरीबों की सहानुभूति हमारे साथ है तो मुझे सत्य की विजय पर कोई संदेह नहीं मालूम होता। हमारे यहाँ क्यों इतने फकीर दिखाई देते हैं? या तो इसलिए कि समाज में इन्हें कोई काम नहीं मिलता है, या दरिद्रता से पैदा बीमारियों के कारण यह सब इस योग्य ही नहीं है कि कुछ कमा सकें। या भिक्षावृत्ति ने इनमें कोई समर्थ ही नहीं छोड़ी है। स्वराज्य के सिवा इन गरीबों का अब उद्धार कौन कर सकता है? देखिए, वह अब भी गा रहा है, वतन की आंख देखिए तकदीर कब बदलती है। इस पीड़ित हृदय में इतना कितना उत्सर्ग! क्या अब कोई संदेह कर सकता है कि यह किसकी आवाज है? पैसा ऊपर उठाकर इसमें आप में कौन इस रतन को खरीद सकता है? गोदावरी के मन में जिज्ञासा हुई, क्या यह वही पैसा है जो रात को मैंने इसे दिया था? क्या उसने सचमुच रात को कुछ नहीं खाया? उसने जाकर समीप से पैसे को देखा तो मेज पर रखा हुआ था। उसके हृदय में धक्क से हुआ, या तो वही घिसा हुआ पैसा है। उस अंधे की दशा, उसके त्याग और समर्पण गोदावरी को अनुरक्त कर गए। कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे आप यह पैसा दे दीजिए, मैं इसे 5 रुपए में दूंगी। सभापति ने कहा, एक बहन इस पैसे का दाम 5 रुपए दे रही है। दूसरी आवाज आई 10 रुपए, तीसरी आवाज आई 20 रुपए। गोदावरी ने इस अंतिम व्यक्ति की ओर देखा। उसके मुख पर आत्माभिमान झलक रहा था, मानो कह रहा हो कि यहाँ कौन है जो मेरी बराबरी कर सके। गोदावरी के मन में स्पर्धा का भाव जाग उठा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसके हाथ या पैसा ना जाने दूंगी। समझता है इसने 20 रुपए क्या कह दिए, सारे संसार का मोल कर लिया। गोदावरी ने कहा, 40 रुपए। उस पुरुष ने तुरंत कहा, 50 रुपए। हजारों आंखें गोदावरी की ओर उठ गई, मानो कह रही हो कि आप ही हमारी लाज रखिए। गोदावरी ने उस आदमी की ओर देखकर धमकी से मिले हुए स्वर में कहा, 100 रुपए। धनी आदमी ने तुरंत कहा, 120 रुपए। लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। समझ गए इसी के हाथ विजय रही है। निराश आंखों से गोदावरी की ओर ताकने लगे, मगर ज्यों ही गोदावरी के मुंह से निकला 150 की चारों ओर से तालियां पड़ने लगी, मानो किसी दंगल के दर्शक अपने पहलवानों की विजय पर मतवाले हो गए हों। उस आदमी ने फिर कहा, 250। गोदावरी बोली, 200। फिर चारों तरफ से तालियां पड़ने लगी। प्रतिद्वंदी ने अब मैदान से हट जाने में ही अपनी कुशलता समझी। गोदावरी विजय के गर्व पर नम्रता का पर्दा डाले हुए खड़ी थी और हजारों शुभकामनाएं उस पर फूलों की तरह बरस रही थी। जब लोगों को मालूम हुआ कि यह देवी मिस्टर सेठ की बीबी है तो उन्हें ईर्ष्या आनंद के साथ उस पर दया भी आई। मिस्टर सेठ अभी फ्लावर शो में ही थे कि एक पुलिस के अफसर ने उन्हें यह घातक संवाद सुनाया। मिस्टर सेठ शक्ति में पड़ गए, मानो सारी देह शून्य पड़ गई हो। फिर दोनों मुट्ठियां बांध ली, दांत पीसे, ओंठ चबाए और उसी वक्त घर चले। उनकी मोटरसाइकिल कभी इतनी तेज न चली थी। घर में कदम रखते ही उन्होंने चिंगारियां भरी आंखों से देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे मुंह पर कालिक पुतवाना चाहती हो? गोदावरी ने शांत भाव से कहा, कुछ मुंह से भी कहोगे या गालियां ही दिए जाओगे? तुम्हारे मुंह पर कालिक लगेगी तो क्या मेरे मुंह पर ना लगेगी? तुम्हारी जड़ खुदेगी तो क्या मेरे लिए कोई दूसरा सहारा है? मिस्टर सेठ, सारे शहर में तूफान मचा हुआ है, तुमने मेरे रुपए क्यों दिए? गोदावरी ने उसी शांत भाव से कहा, इसलिए कि मैं उसे अपना रुपया समझती हूँ। मिस्टर सेठ दांत किटकिटाते हुए बोले, हरगिज नहीं, तुम्हें मेरा रुपया खर्च करने का कोई हक नहीं है। गोदावरी बोली, बिल्कुल गलत। तुम्हारे रुपए खर्च करने का तुम्हें जितना अख्तियार है उतना मुझे भी है। हाँ, जब तलाक का कानून पास करा लोगे तो तलाक दे दो, तब ना रहेगा। मिस्टर सेठ ने अपना हैट इतनी तेज से मेज पर फेंका कि वह लुढ़कता हुआ जमीन पर जा गिरा और बोले, मुझे तुम्हारी अकल पर अफसोस आता है। जानती हो तुम्हारी इस उद्दंडता का क्या नतीजा होगा? मुझसे जवाब तलब हो जाएगा। बतलाओ, क्या जवाब दूंगा? जब यह जाहिर है कि कांग्रेस सरकार से दुश्मनी कर रही है तो कांग्रेस की मदद करना सरकार के साथ दुश्मनी करना है। तुमने तो नहीं की कांग्रेस की मदद, तुमने तो की। उसकी सजा मुझे मिलेगी या तुम्हें? अगर मैं चोरी करूं तो क्या तुम जेल जाओगे? चोरी की बात और है और यह बात और। तो क्या कांग्रेस की मदद करना चोरी
या डाके से भी बुरा है? हाँ, सरकारी नौकर के लिए चोरी या डाके से भी कहीं बुरा है। मैंने यह नहीं समझा था। अगर तुमने यह नहीं समझा तो तुम्हारी ही बुद्धि का भ्रम है। रोज अखबारों में देखती हो फिर भी मुझसे पूछती हो। एक कांग्रेस का आदमी प्लेटफार्म पर बोलने खड़ा होता है तो बीसियों सादे कपड़े वाले पुलिस अफसर उसकी रिपोर्ट लेने बैठते हैं। कांग्रेस के सरगनाओं के पीछे कई कई मुखबिर लगा दिए जाते हैं जिनका काम यही है कि उन पर कड़ी निगाह रखें। चारों चोरों के साथ इतनी सख्ती कभी नहीं की जाती, इसलिए हजारों चोरियां डाके और रोज खून होते रहते हैं। किसी का कुछ पता नहीं चलता, ना पुलिस इसकी परवाह करती है। मगर पुलिस को जिस मामले में राजनीति की गंध भी आ जाती है, फिर देखो पुलिस की मुस्तैदी। इंस्पेक्टर जनरल से लेकर कांस्टेबल तक एड़ियों तक का जोर लगाते हैं। सरकार को चोरों का भय नहीं, सरकार चोर सरकार पर चोट नहीं करती। कांग्रेस सरकार के अख्तियार पर हमला करती है, इसलिए सरकार भी उनकी रक्षा के लिए अपने अख्तियार से काम लेती है। यह तो प्रकृति का नियम है। मिस्टर सेठ आज दफ्तर चले तो उनके कदम पीछे रह रहे थे। न जाने आज वहां क्या हाल होगा। रोज की तरह दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने चपरासियों को डांटा नहीं, क्लर्क पर रोक भी नहीं जमाया। चुपके से जाकर कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा मालूम होता कोई तलवार उनके सिर पर लटक रही है। साहब की मोटर की आवाज सुनते ही उनके प्राण सूख गए। रोज वह अपने कमरे में बैठे रहते थे। जब साहब आकर बैठ जाते तब आधे घंटे के लिए मिसले लेकर पहुंच जाते। आज वह बरामदे में खड़े थे। साहब उतरे तो झुककर उन्हें सलाम किया, मगर साहब ने मुंह फेर लिया। लेकिन यह हिम्मत नहीं हारे, आगे बढ़कर पर्दा हटा लिया। साहब कमरे में गए तो सेठ साहब ने पंखा खोल दिया, मगर जान सूख ही जा रही थी कि देखे कब तक सिर पर तलवार गिरती है। साहब ज्यों ही कुर्सी पर बैठे, सेठ ने लपक कर शिगार केश और दियाशलाई मेज पर रख दी। एकाएक ऐसा मालूम हुआ मानो आसमान फट गया हो। साहब गरज रहे थे, तुम दगाबाज आदमी है। सेठ ने इस तरह साहब की तरफ देखा जैसे उनका मतलब ही ना समझे हो। साहब ने फिर गरज कर कहा, तुम दगाबाज आदमी है। मिस्टर सेठ का खून गर्म हो गया। बोले, मेरा तो ख्याल है कि मुझसे बड़ा राजभक्त इस देश में ना होगा। साहब बोले, तुम नमक हराम आदमी है। मिस्टर सेठ के चेहरे की सुर्खियां आई। वाह, आप व्यर्थ ही अपनी जबान खराब कर रहे हो। साहब बोला, तुम शैतान आदमी है। मिस्टर सेठ की आंखों में सुर्खी आई। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसी बातें सुनने की मुझे आदत नहीं है। साहब बोले, चुप रहो यू ब्लडी। तुमको सरकार 500 रुपये इसलिए नहीं देता है कि तुम तो अपने वाइफ के साथ कांग्रेस का चंदा दिलवाओ। तुमको सरकार रुपया इसलिए नहीं देता है। मिस्टर सेठ को अपनी सफाई देने का अवसर मिला। बोले, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी वाइफ ने सरासर मेरी मर्जी के खिलाफ रुपए दिए हैं। मैं तो उस वक्त फ्लावर शो देखने गया था जहाँ मिस क्राश का गुलदस्ता 5 रुपए में लिया था। वहां से लौटा तो मुझे यह खबर मिली। साहब बोले, ओह, तुम हमको बेवकूफ बनाता है। यह बात अग्निशिला की भांति ज्यों ही साहब के मस्तिष्क में घुसी, उसके मिजाज का पारा उबल उबल के दर्ज तक पहुंच गया। किसी हिंदुस्तानी की इतनी मजाल कि उन्हें बेवकूफ़ बनाए। वह जो हिंदुस्तान के बादशाह हैं, जिनके पास बड़े बड़े तालुकेदार सलाम करने आते हैं, उनके नौकरों को बड़े बड़े रईस नजराने देते हैं, उन्हीं को कोई बेवकूफ़ बनाए। उनके लिए यह असहनीय था। रूल उठा कर दौड़ा। लेकिन मिस्टर सेठ भी मजबूत आदमी थे। यों वह हर तरह की खुशामद किया करते थे, लेकिन यह अपमान स्वीकार न कर सके। उन्होंने रूल को तो अपने हाथ पर लिया और एक डग आगे बढ़कर ऐसा घूसा साहब के मुंह पर रसीद किया कि साहब की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह इस मुष्टि प्रहार के लिए तैयार न थे। उन्हें कई बार इसका अनुभव हो चुका था कि नेटिव बहुत शांत, दब्बू और गमखोर होता है। विशेषकर साहबों के सामने तो उनकी जबान तक नहीं खुलती थी। कुर्सी पर बैठकर नाक का खून पोंछने लगे। फिर मिस्टर सेठ से उलझने की उनकी हिम्मत ना पड़ी, मगर दिल में सोच रहा था कि कैसे इसे नीचा दिखाऊं। मिस्टर सेठ भी अपने कमरे में आकर इस परिस्थिति पर विचार करने लगे। उन्हें बिल्कुल खेद न था, बल्कि वह अपने साहस पर प्रसन्न थे। उनकी बदमाशी तो देखो कि मुझ पर रूल चला दिया। जितना दबता था उतना ही दबाया जाता था। मैम यारों को लिए इधर उधर घूमा करती, उससे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। मुझ पे शेर बनने आया है, अब दौड़ेगा कमिश्नर के पास। मुझे बर्खास्त कराए बगैर छोड़ेगा नहीं। यह सब गोदावरी के कारण हुआ है। बेइज्जती तो हो ही गई है, अब रोटियों के लिए भी मोहताज होना पड़ेगा। मुझसे तो कोई पूछेगा भी नहीं। बर्खास्तगी का परवाना आ जाएगा। अपील कहाँ होगी? सेक्रेटरी है हिंदुस्तानी, मगर अंग्रेजों से भी ज्यादा अंग्रेज है। होम मेंबर भी हिंदुस्तानी है, मगर अंग्रेजों के गुलाम। गोदावरी के चंदे का हाल सुनते ही उन्हें जूड़ी चढ़ आएगी।
न्याय की किसी से आशा नहीं है, अब यहाँ से निकल जाने में ही कुशलता है। उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफा लिखा और साहब के पास भेज दिया। साहब ने भी उस पर लिख दिया बर्खास्त। दोपहर को जब मिस्टर सेठ मुंह लटकाए हुए घर पहुंचे तो गोदावरी ने पूछा, आज बड़ी जल्दी घर आ गए? मिस्टर सेठ दहकते हुई आंखों से देखकर बोले, जिस बात पर लगी हुई थी वह हो गई, अब रो सिर पर हाथ रख के। गोदावरी बोली, क्या बात हुई है, कुछ कहो भी तो। सेठ बोला, बात क्या हुई है? उसने आंखें दिखाई, मैंने चाटा जमाया, इस्तीफा देकर चला आया। गोदावरी बोली, इस्तीफा देने की इतनी जल्दी क्या थी? सेठ बोला, और क्या, सिर के बाल भी नुचवाता? तुम्हारा यही हाल है, जो आज नहीं कल अलग होना पड़ता ही। गोदावरी बोली, खैर जो हुआ अच्छा ही हुआ, आज से तुम भी कांग्रेस में शरीक हो जाओ। सेठ ने ओठ चबाकर कहा, लजाती तो हो नहीं, ऊपर से घाव पर नमक छिड़कती हो। गोदावरी बोली, लजाऊं क्यों, मैं तो खुश हूं कि तुम्हारी वेणियां कट गईं। सेठ बोला, आखिर कुछ सोचा है, काम कैसे चलेगा? गोदावरी बोली, सब सोच लिया है, मैं चलकर लिखा दूंगी। हाँ, मैं जो कुछ कहूँ वह तुम किए जाना। अब तुम मेरे इशारों पर चल अब तक मैं तुम्हारे इशारों पर चलती थी, अब से तुम मेरे इशारों पर चलना। मैं तुमसे किसी बात की शिकायत ना करती थी। जो तुम खिलाते थे वही खाती थी, जो पहनाते थे वही पहनती थी। महल में रखते थे तो महल में रहती थी, झोपड़ी में रखते तो झोपड़ी में रहती। उसी तरह तुम भी रहना, जो काम करने को कहूँ वही करना, फिर देखो काम कैसे चलता है। बड़प्पन सूट बूट ठाट बाट से नहीं, जिसकी आत्मा पवित्र हो वही ऊंचा है। आज तक तुम मेरे पति थे, आज से मैं तुम्हारा पति हूँ। सेठ जी उनकी ओर स्नेह की आंखों से देखकर हंस पड़े। तो आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पत्नी से पति कैसी लगी, जरूर बताएं। थैंक यू।